हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादौन और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आवर्ती गुण, जिसका हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बात की थी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, आयनिक, कोवेलेंट, सहसंयोजक, मेटेलिक और बाइंडरवाल। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आयनन विभव क्या है। आयनन विभव के ऊपर बारे में सारी कंप्लीट हम इसमें चर्चा करेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन विभव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। आईपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं या आईई से। देखो इसको अच्छे से एक बार समझते हैं, फिर डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे खुद। देखो क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, ये मेरे पास एटम है। पिछले लेक्चरों को देख के आए और ऑर्डर बाय ऑर्डर लेक्चरों को देखें। ठीक है, ये मेरे पास एटम है। ठीक है, थोड़ा सही बना देता हूं। ये मेरे पास एटम है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन है। ये पहला कोष होता है, जैसे पहला सेल है, दूसरा सेल है, ऐसी तीसरा सेल है, n बराबर 1 2 3 4 बहुत सारे परमाणु में सेल होते हैं। तो आयनन विभव का मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? यह एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, मतलब आवश्यक ऊर्जा है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो किसी गैसीय परमाणु के आउटर सेल से, किसी गैसीय परमाणु के आउटर सेल से या बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी गैसीय परमाणु, अब मैंने गैसीय वर्ड क्यों लगाया, एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ कि आप सॉलिड से, जैसे लोहे की कोई वो है आपके पास कोई छड़, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मुझे पता है सॉलिडों का तो आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित, एकदम एग्जैक्ट होते हैं। तो अपन को, मुझे पता है सबसे कम बॉन्डिंग किन में होती है, सॉलिड्स में, लिक्विड में या गैसेस में? गैसेस में सारे जिनसे मिलकर गैसेस बनी होती है वो कैसे हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में कैसी रहती है? आसानी रहती है। इसीलिए किसी गैसीय परमाणु के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब एक कैसी एनर्जी है? एक रिक्वायर्ड एनर्जी है। आउटर सेल से क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सबसे कम उसको निकालने की एनर्जी सबसे कम देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उस पर न्यूक्लियस का या नाभिक का अट्रैक्शन कैसा होगा, जिसको अपन जेड इफेक्ट बोल रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में। ठीक है, कि नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो मुझे पता है कि आउटर सेल को जल्दी निकालेंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि वो नाभिक से दूर है, और अगर दूर है तो नाभिक का अट्रैक्शन कैसा है? कम। और अगर नाभिक का अट्रैक्शन कम है तो निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। तो किसी गैसीय परमाणु के आउटर सेल से, बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग खुद लिख सकते हैं, मैं बोल चुका लेकिन मैं एक बार लिख देता हूं। किसी गैसीय परमाणु के, गैसीय वर्ड क्यों लगाया आप लोग समझ गए होंगे। किसी गैसीय परमाणु के आउटर सेल या बाह्यतम कोष या संयोजी कोष, जो सबसे बाहर का होता है, तो सबसे बड़ी मुक्त क्वांटम संख्या होती है, इसको बाह्यतम कोष बोलते हैं। बाह्यतम कोष से या आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है या आयनन विभव कहलाता है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, समझे? आप अगर एग्जाम में डायग्राम बनाना चाहें तो आप एक डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है एटम का, ये मेरे पास सेल है, ये दूसरी सेल है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह आउटर सेल से, जैसे ये n बराबर 1 है, माना इसमें दो ही सेल हैं, ये n बराबर 1 और n बराबर 2 है। तो आउटर सेल कौन सी होती है? बाह्यतम को जो सबसे बड़ी मुक्त क्वांटम संख्या होती है, जैसे 1s2 2s2, तो आउटर सेल कौन सा होगा? 2s2, क्योंकि उसमें n का मान 2 है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो बाह्यतम कोष होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन को अपन इजेक्ट करेंगे, तो उस दौरान जो अपन एनर्जी देंगे वो क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो आप इस तरीके का डायग्राम भी आप बना सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं? आयनन ऊर्जा को, इसको, क्योंकि एनर्जी है तो इसको या तो किलो कैलोरी पर मोल में करेंगे,
अगर इसको प्रदर्शित करेंगे किस में करते हैं, यूनिट की अगर अपन बात करेंगे इसको किस में दर्शाते हैं, ठीक है, यहाँ तो किलो कैलोरी पर मोल, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैं बात करूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर होता है 96.667 किलो कैलोरी पर मोल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन किसको दर्शाते हैं, हमने पढ़ा था 11th-12th में, विभव को दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, आयनन विभव भी हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी दर्शा सकते हैं और किलो कैलोरी पर मोल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 96.67 किलो कैलोरी पर मोल होता है। जैसे आपको किलो कैलोरी में अगर दे रखा है आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 96.6 किलो कैलोरी पर मोल से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, उसको बोलते हैं प्रथम आयनन विभव। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको प्रथम आयनन विभव, आईपी फर्स्ट बोलेंगे, पहली एनर्जी। इसका मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली ऊर्जा, प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको बोलेंगे आयनाइजेशन, प्रथम आयनन विभव, या उसको अपन बोलते हैं आईपी फर्स्ट। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्रथम आयनन ऊर्जा, 1 आयनन ऊर्जा हमने दी। अगर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा, इसको अपन बोलेंगे आईपी सेकंड। इसी प्रकार तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप लिख सकते हैं पूरा, इसको बोलेंगे आईपी थर्ड, ठीक है। आईपी या आईई बोल सकते हैं। आईपी क्यों, क्योंकि अपन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी दर्शाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब विभव होता है, ठीक है। तो इसको आयनन विभव भी बोल सकते हैं, आयनन ऊर्जा किलो कैलोरी पर मोल में, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम आयनन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा। द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन विभव। और तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, तृतीय आयनन विभव में तृतीय आयनन ऊर्जा। अब मैं बोलूं कि किस सबसे ज्यादा मान किसका होगा, ऑर्डर ऑफ आयनन ऊर्जा किसका मान सबसे ज्यादा होगा, आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड या आईपी थर्ड? आप बताओ, सोचो एक बार। सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो होगी आईपी थर्ड की, बता सकते हैं आप लोग। उसके बाद होगी आईपी सेकंड की, और सबसे कम होगी आईपी फर्स्ट की। इसका मतलब जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी, और आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। मैंने बताया था, क्या बताया था, चूंकि आप बता सकते हैं यहाँ, क्योंकि मुझे पता है कि जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। पिछले लेक्चर में बताया है, बताया कि नहीं बताया? बताया। प्रभावी नाभिक आप जाके देखें, लेक्चर नंबर 10 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो इसमें क्या बात हुई, वैसे भी बता सकते हैं हम कि भैया हमने जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मुझे क्या बताओ कि इलेक्ट्रॉन अगर एक चला गया है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई अब कमी, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। अरे एक पिताजी के 5 बेटियां हैं, ठीक है, ये बात सोचो। एक बेटी की शादी हो गई तो वो जो बेटियां हैं ना वो घूमती रहती हैं मार्केट में कहीं भी, पिताजी का उन पर कंट्रोल कम है। लेकिन अगर एक बेटी की शादी हो गई तो 4 बेटियां रह गई। अब मुझे बता पिताजी का उन पर कंट्रोल ज्यादा होगा कि कम होगा? पहले तो 5 को कंट्रोल करना पड़ रहा था नाभिक को, मतलब नाभिक तो पिताजी है और इलेक्ट्रॉन है बेटियां या डॉटर्स हैं। तो एक तो 5 बेटियां थी तो उनको कंट्रोल करना पड़ रहा था, अब 4 रह गई, तो कंट्रोल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब आकर्षण कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आकर्षण बढ़ जाएगा तो अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो इसका मतलब द्वितीय आयनन विभव का मान कैसा, ज्यादा। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, और ज्यादा, क्योंकि अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो जेड, अगर अपन केमिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तो जेड इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जेड इफेक्ट का मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना पड़ रहा था नाभिक को, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा। और वो ऊर्जा ही तो क्या कहला रही है, तृतीय आयनन विभव, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन को अपन निकाल रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाते हैं तो नाभिक का आकर्षण बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पे कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ती है, ज्यादा, क्योंकि नाभिक ज्यादा आकर्षित करेगा तो भैया उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, वो निकल नहीं रहा, क्योंकि नाभिक ने उसको क्या कर रखा है, आकर्षित कर रखा है। इसलिए सबसे ज्यादा मान तृतीय आयनन विभव का, उसके बाद द्वितीय आयनन विभव का, सबसे कम प्रथम आयनन विभव। प्रथम आयनन विभव का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, द्वितीय आयनन का मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, तृतीय आयनन विभव का मतलब तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। सबसे ज्यादा मान होगा तृतीय आयनन विभव के लिए, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम।
तो नाभिक का बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ जाएगा तो उसको निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, पहले की तुलना में ज्यादा। ठीक है, इसको लिखो। फिर अपन बात करते हैं आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ये अपन ने इसके बारे में बात की, लिखो इसको। लिखा आपने? अब देखो, ठीक है, आप लैंग्वेज और अच्छे से खूब सारे लिख सकते हैं। ठीक है, सारा खेल समझने का है वैसे तो, है ना। आप देखो आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन ऊर्जा को फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं तो आयनन विभव बोलते हैं, और किलो कैलोरी पर मोल में दिखाते हैं तो आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है आपको लिखा दिया गया। चलिए, इसका मतलब कैसी एनर्जी है कि रिक्वायर एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि आवश्यक ऊर्जा है। ये आपसे मुझे गैसीय वर्ड क्यों लगाया तो आप वो भी बता सकते हैं, है ना। अब देखो प्रभावित करने वाले कारक, इसको मिटा रहा हूं मैं, फैक्टर अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग आयनन ऊर्जा को। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, क्वेश्चन आपको आएगा व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग समझाइए। 3 नंबर में जितने भी आप यूनिवर्सिटी का जो तरीका है वो आप देख सकते हैं, लास्ट के क्वेश्चन में ये पक्का होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में। पहला देखो एटॉमिक साइज, परमाणविक आकार, और लैंग्वेज आप खुद लिख लेना है ना, लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैं यहां पे। एटॉमिक साइज, मुझे एक बात बताओ, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनन विभव का मान बढ़ेगा या घटेगा। इसको समझने से पहले ये समझो कि अगर आकार बढ़ता है तो मुझे एक बात बताओ, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से दूर जाते हैं कि पास आते हैं, दूर जाएंगे। और अगर दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस का उन पर अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, कम, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आकार बढ़ेगा तो ना, मुझे पता है आकार परमाणु, एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक रेडियस, नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, न्यूक्लियस से जो आउटर सेल का अंतिम इलेक्ट्रॉन उसके बीच की डिस्टेंस, अगर वो बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी। इसका मतलब न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन या आकर्षण कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि दूरी बढ़ने पर आकर्षण या अट्रैक्शन कैसा हो जाता है, कम। और अगर कम हो जाएगा तो उसको निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। और वो ऊर्जा ही तो क्या होती है, आयनन विभव। क्या बोला मैंने कि आकार अगर बढ़ता है तो आयनन विभव के मान घटते हैं। क्यों घटते हैं, क्योंकि आकार बढ़ने पर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, ये लैंग्वेज आपको देख सकते हैं कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कैसा हो जाता है, कम। और अगर कम हो जाता है तो उनको निकालने के लिए एनर्जी भी कैसी देनी पड़ती है, कम देनी पड़ती है। इसका मतलब मैं समझा कि साइज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/IP। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। और आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं आराम से, हम जानते हैं कि आकार बढ़ने पर नाभिक से आउटर सेल के, एक ऊपर बटन आती है 3 बटन यूट्यूब पे, तो उससे क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये धीरे भी हो जाता है, तेज भी हो जाता है। 0.75 की स्पीड, 0.50 ऐसे हो जाती है उसमें। इधर इस साइड में मैं जिससे उंगली कर रहा हूं, इस तरफ देखो एक बटन होंगे 3 वाले, वहां आता है ऑप्शन प्लेबैक स्पीड, तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन क्या लिखते, हम जानते हैं कि आकार बढ़ने पर नाभिक से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नाभिक का उस पर आकर्षण कैसा हो जाता है, कम। और अगर आकर्षण कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा भी कैसी देनी पड़ती है, कम। और उस ऊर्जा को ही तो हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव। ठीक है, इसीलिए ये आप फिर ऐसे डिब्बा बना देंगे। अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप बता सकते हैं खुद ही कि ग्रुप में, मुझे पता है कि अगर आवर्त सारणी में मैं बात करूं, आप खुद ही समझे कि आवर्त सारणी में अगर मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं तो आयनन विभव के मान बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, कम होता है, मैं बता चुका हूं अच्छे से। ठीक है, तो अगर आकार कम होगा तो आईपी क्या होगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात, आकार कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, तो नाभिक का आकर्षण कैसा लगेगा, ज्यादा। और अगर ज्यादा लगेगा तो उसको निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा, क्योंकि उसने रोक रखा है, खींच रखा है उसको। और अगर मैं वर्ग की बात करूं, ग्रुप्स की, तो मुझे पता है वर्ग में टॉप टू बॉटम या ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। और अगर साइज बढ़ता है तो आयनन विभव के मान क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि साइज बढ़ने पर नाभिक का अट्रैक्शन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ग्रुप में, आप ऐसे भी लिख देंगे जनरली कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जाने पर आईपी के मान क्या होते हैं, जनरली कम होते हैं। क्यों, क्योंकि साइज क्या होता है, बढ़ता है। जैसा आपको एक एग्जांपल दिया होता, ली ना करो रब से फरियाद, एस ब्लॉक एलिमेंट, ली ना करो रब से, किसके लिए, आईपी का ऑर्डर बताइए। आप एग्जांपल भी तो लिखेंगे इसमें, तो मुझे पता है कि अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं,
एस ब्लॉक एलिमेंट आप आवर्त सारणी खोल के रखा करो अपने पास, ठीक है। लीना ये वर्ग है एक एस ब्लॉक का पहला जो वर्ग होता है ना, फर्स्ट क्षार धातु, वो वाला वर्ग है। लीना करो रब से फरिया। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मुझे पता है कि साइज क्या होता है, साइज बढ़ता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, और अगर साइज बढ़ेगा तो आईपी के मानों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो आप एक एग्जांपल यहाँ पर चेप सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे कम सबसे ज्यादा एल का, फिर एन का, फिर के का, फिर आरबी का, फिर किसका होगा, सी एस के। क्योंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, जिससे आईपी के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक के अगले की। लिखो इसको। अब देखो अगला प्रभावित करने वाला कारक फैक्टर। लैंग्वेज आप अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा होगा, उसका मतलब नहीं। ये है, यही लैंग्वेज है। अगर इससे भी आप सारी लैंग्वेज बना सकते हो, आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग है जेड इफेक्ट या प्रभावी नाभिकीय आवेश। सेकंड प्रभावित करने वाला कारक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश, आयन विभव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको अपन क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट के बारे में नहीं पता तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर पे जाइए, उस वाले पे एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 8 अजय अकेडमी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। लिंक भी दे देंगे हम लोग, है ना, यहाँ आई बटन होता है उससे। जेड इफेक्ट मुझे पता है कि जेड इफेक्ट क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण। तो इसमें अगर आप लैंग्वेज लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, मैं बोला हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल धीरे भी हो सकता है आप चाहें तो, और तेज भी हो सकता है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल फॉर्म में बोलता हूं क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे सेम है। तो कोई धीरे समझना चाहता है तो 3 बटन है, प्लेबैक स्पीड कम कर सकता है, कोई चाहे ज्यादा तो जल्दी कर सकता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का आयन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। प्रभावी नाभिकीय आवेश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयन विभव। आप लैंग्वेज भी लिखेंगे और एग्जाम में से डिब्बे में भी बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण होता है। और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो नाभिक का या न्यूक्लियस का आउटर सेल या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होता है, बढ़ता है। और अगर आकर्षण बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ती है, ज्यादा। और वो एनर्जी ही तो क्या है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। यही कारण है कि जेड इफेक्ट का मान बढ़ने पर आयन विभव के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये आप लैंग्वेज लिखेंगे और इस डिब्बे को ऐसे बना देंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप बता सकते हैं कि एग्जाम्पल में मैं बोलूंगा कि जो पीरियड होता है, जो आवर्त होते हैं, उसमें अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मुझे पता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, रिड्यूस। और अगर साइज रिड्यूस होता है तो जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। और अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी के मान क्या होंगे, बढ़ेंगे। आप एग्जांपल में ऐसे लिख सकते हैं। जनरली ऐसा होता है, कुछ बीच में अपवाद भी आएंगे, अपन आगे भी बात करेंगे, ठीक है। इसीलिए सामान्यतः आप बोलेंगे एग्जांपल डाल के, सामान्यतः आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयन विभव के मान बढ़ते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, कम। जैसे जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। और अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आईपी के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आईपी के मान क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। अगला कारक देखो, जैसे तीसरा आपको बोला जाए परिरक्षण प्रभाव। पढ़ा चुका हूं परिरक्षण प्रभाव, अजय अकेडमी पे जाके आप देखेंगे लेक्चर नंबर 10 फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले जो यूनिट थी, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ये बढ़ता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो मैं यहां लिखूंगा कि शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। और आप अगर शील्डिंग इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो आप अच्छे से इसको बता सकते हैं, नहीं जानते तो मैं यहाँ एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे इसको भाषा के रूप में कि हम जानते हैं कि प्रभावी नाभिकीय परिरक्षण प्रभाव से तात्पर्य आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण। तो मुझे बताओ, यही होता है परिरक्षण प्रभाव कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण। और अगर ये बढ़ेगा
तो मुझे एक बात बताओ कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण है परिरक्षण प्रभाव, और अगर ये बढ़ेगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, और अगर दूर जाएंगे तो नाभिक, क्योंकि प्रतिकर्षण लगा रहे हैं अंदर वाले, उसी को तो मैंने बोला अगर ये बढ़ता है वो प्रतिकर्षण, वही शील्डिंग इफेक्ट है, तो आउटर सेल या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, और अगर दूर हो जाएंगे तो मुझे बताओ नाभिक से उन के बीच की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट मींस नाभिक का उन पर अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, कम, और अगर नाभिक का अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए आयन विभव के मान क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि दी जाने वाली एनर्जी क्या है, आयन विभव है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, एक बार बोल रहा हूं, वीडियो को स्लो करके आप लिख सकते हैं इसमें लैंग्वेज, और लास्ट में डिब्बा लिख देंगे। हम जानते हैं कि परिरक्षण प्रभाव का तात्पर्य आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, मैं दोनों में बोलता हूं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष या आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण होता है। और मुझे पता है कि अगर ये प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहां चले जाएंगे, दूर चले जाते हैं, जिससे नाभिक के आकर्षण में क्या आ जाती है, कमी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर आकर्षण क्या हो जाता है, कम। आउटर सेल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयन विभव का मतलब ही क्या है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, जिससे नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, कम, और उन्हें निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ती है, कम, और ऊर्जा को अपन क्या बोल रहे हैं, आयन ऊर्जा। यही कारण है कि परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने पर आयन विभव के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप इन दोनों को लिखो, और लैंग्वेज मैंने बोल दी है, आप चाहें तो लैंग्वेज यहां खुद लिख सकते हैं, मैं लिख दूं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण, जैसे मैं आपको समझाता यहाँ, आप जैसे एग्जाम में भी लिखना चाहें, डायग्राम बना सकते हैं तो बना सकते हैं कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल क्या होता है, तो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या होती है, जैसे मैं लिखता कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखता, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता क्या, 1s2 2s2 2p2, तो जो ये 2 है ना, 2 जिनमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा है, वो कैसा कोष होता है, आउटर सेल बोलते हैं, बाह्यतम कोष या संयोजी कोष। और जिसके आउटर सेल में, जो आउटर सेल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। पहचान जाएंगे आउटर सेल क्या होता है, ठीक, पहचान सकते हैं ना। जैसे मैं लिखता सोडियम का, सोडियम क्या होता है, Na, परमाणु क्रमांक क्या, 11, 1s2, शर्मा 2s2, प्रसाद शर्मा 2p6 और 3s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो जाके देखें यूनिट फर्स्ट में, अजय अकेडमी डाल के सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अजय अकेडमी। देखो 11, तो मुझे पता है कि सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो यहाँ 3 है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 ही है, तो आउटर सेल ये है 3s वाला, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसलिए सोडियम का आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते थे, पूरे को नियॉन बताया था, क्योंकि नियॉन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 10, तो 6 2 8 और 2 10, तो नियॉन 3s1, ठीक है। ये भी तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे परिरक्षण प्रभाव की वजह से क्या होता है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मतलब ही क्या है, और डायग्राम से भी एग्जाम में बना सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इन पर क्या लगा रहे हैं, रिपल्सन लगा रहे हैं, या क्या लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण। और अगर प्रतिकर्षण लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, नाभिक से दूर, और अगर नाभिक से दूर चले जाएंगे तो आकर्षण कैसा हो जाएगा, नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कैसा हो जाएगा, नाभिक का कम। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये परिरक्षण प्रभाव का मतलब वही आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण या रिपल्सन फोर्स। इसको लिखो, पर अपन आगे बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारकों की। और लिखो, इसको लिखा आपने। अब देखो अगला 3 कारक हो गए हमारे, और देखो, ठीक है। आप आई होप आप समझ रहे होंगे, लैंग्वेज आप खुद अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत बेहतर, ठीक है, बहुत बेहतर। अगर आपको समझ आ रही है बातें तो आप कितनी भी कॉपी भर सकते हैं, ठीक है। कॉपी तो भरनी ही पड़ेगी, ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, अगला देखो 4th, कक्षकों की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर। ये क्या है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की भेदन क्षमता। इसका क्या मतलब है, तो लिखो डेफिनेशन, देखो, जिन कक्षकों
कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण सर्वाधिक लगता है उनके लिए भेदन क्षमता का मान द वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन पावर का मान सर्वाधिक होता है। अभी तो मैंने भेदन क्षमता के बारे में ही आपको बताया है कि जिन कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का अट्रैक्शन सर्वाधिक लगता है उनके लिए भेदन क्षमता का मान कैसा होता है, सर्वाधिक। अगर मैं ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर या भेदन क्षमता, ठीक है, तो अगर जैसे समान कोश है, जैसे 2s 2p है, और अगर spdf की बात करूं तो s कक्षक नाभिक के सर्वाधिक नजदीक होता है, ठीक है, इसीलिए नाभिक का सर्वाधिक आकर्षण s कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पे लगता है। और अगर जिनके लिए इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण सर्वाधिक लगेगा उनके लिए भेदन क्षमता का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा। इसीलिए भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है s के लिए, फिर होती है p के लिए, फिर होती है d के लिए, और फिर किसके लिए होती है, f के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं कि नाभिक का सर्वाधिक आकर्षण या सबसे ज्यादा नजदीक नाभिक के s ऑर्बिटल होता है, उसके बाद p, उसके बाद d, और उसके बाद कौन होता है, f। और मुझे पता है कि सर्वाधिक नजदीक जो ऑर्बिटल होगा उसके इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का अट्रैक्शन भी कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए भेदन क्षमता का ऑर्डर क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर का s, p, d और f, सर्वाधिक s, फिर p, फिर df। अगर मैं आयन विभव के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भेदन क्षमता या पेनिट्रेशन पावर is directly proportional to आयनन ऊर्जा, बिल्कुल क्लियर है ये बात, तो इसमें कोई बताने की दोहराई ही नहीं है। क्यों क्लियर है, इस पर आप ऐसे स्टार, जब आप एग्जाम देंगे तो ऐसे स्टार भी लगा दिया करेंगे, ऐसे डिब्बे बना के। इन डिब्बों से क्या नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मुझे पता है कि जिनके लिए भेदन क्षमता का मान ज्यादा होगा उनके लिए आयनन ऊर्जा भी कैसी होगी, ज्यादा, क्योंकि भेदन क्षमता का मतलब ही क्या है कि नाभिक का जिन कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर आकर्षण सर्वाधिक या मैक्सिमम लग रहा है, तो अगर नाभिक का आकर्षण सर्वाधिक लगेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। और अगर ज्यादा देनी पड़ेगी तो एनर्जी ही तो क्या है, आयनन विभव। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले भेदन क्षमता के बारे में लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि जिन कक्षकों के लिए भेदन क्षमता का मान ज्यादा होता है उनके आयनन विभव भी सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि भेदन क्षमता का मतलब नाभिक का कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण, और हम जानते हैं कि जितना ज्यादा आकर्षण होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा उतनी ही क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसमें अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि यही कारण है कि एग्जांपल में लिख रहे हैं, यही कारण है कि बेरिलियम के प्रथम आयनन विभव क्या, Ip फर्स्ट का मान बोरॉन की तुलना में ज्यादा होता है, बोरॉन की तुलना में ज्यादा होता है। यस, बता सकते हैं क्यों होता है। वैसे जनरली होना तो क्या चाहिए था कि जैसे मैं बोलता लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैं आवर्त सारणी में अगर ऐसे तत्व लिख रहे हैं तो आवर्त सारणी में या प्रेडिक्टेबल में मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं। आवर्त सारणी में ये तत्व बाएं से दाएं होते हैं। यहाँ एस ब्लॉक में आता लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पी ब्लॉक में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो मुझे पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, रिड्यूस, कम होता है। और अगर साइज कम होगा तो आयनन विभव के मान क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि नाभिक का अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब किसका ज्यादा होना चाहिए था, अगर नियम से तो बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था, पर अपन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम को। तो आकार के अलावा और कौन प्रभावित कर रहा है इस चीज को, भेदन क्षमता प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही है तो देखो कैसे कर रही है। होना तो वैसे बोरॉन का चाहिए था, लेकिन बेरिलियम का ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो आप क्या लिखते, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 1s2 2s2। अगर आप बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5
क्या लिखते 1s2 2s2 2p1 2p1 ऐसे तो लिखते कि नहीं लिखते, 2p1 लिखते। ठीक है, अब अगर आप देखें, आप जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं प्रथम आयन होगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो आप एक बात बताओ, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकालेंगे, आउटर सेल से, तो यहां तो किस में से निकालेंगे 2p में से, और यहां किस में से निकालेंगे 2s में से। तो मुझे बताओ कोस तो समान है 2s और 2p, ठीक है, तो आकार भी लगभग समान ही होगा क्योंकि कोस समान है। लेकिन अब यहां कौन प्रभावित कर रहा है, कक्षकों की भेदन क्षमता। मुझे बताओ कि कक्षकों की भेदन क्षमता, यहां तो s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहां किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है p से। और अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूं तो किसकी ज्यादा होगी, वो 2s की या 2p की, 2s की, क्योंकि s कक्षक की भेदन क्षमता कैसी होती है, ज्यादा। और अगर भेदन क्षमता ज्यादा होगी तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, तो s में से या p में से, s में से, इसलिए भेदन क्षमता ज्यादा होगी तो आणविक विभव के मान भी कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए यहां तो इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है, s में से, और यहां किस में से निकल रहा है, p में से। और अगर मुझे पता है कि s कक्षक की भेदन क्षमता कैसी होती है, ज्यादा देन p, इसीलिए किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की। जबकि नियम से तो किसकी होनी चाहिए थी, बोरॉन की। कि जब हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, पी ब्लॉक के जो शुरू के जो तत्व हैं ऊपर के, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 13 वर्ग 14 वर्ग, आवर्त सारणी को रख के बैठा करो सामने पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज रिड्यूस होता है, तो आयन विभव के मान क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। लेकिन उनके अलावा भी कोई मान प्रभावित करते हैं साइज के अलावा भी, वो है कक्षकों की भेदन क्षमता। यही कारण है कि बेरिलियम के जो प्रथम आयन विभव है वो किसकी तुलना में, बोरॉन की तुलना में कैसा होता है, ज्यादा। क्योंकि बेरिलियम में तो इलेक्ट्रॉन s में से निकलता है, बोरॉन में किस में से निकलता है, p में से। और मुझे पता है किसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, s की, और जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा, क्योंकि ना भेदन क्षमता का मतलब ही क्या है कि नाभिक ने किसके इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित कर रखा है, s वालों को या p वालों को। भेदन क्षमता का मतलब ही क्या है, नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगता है, s वालों को ज्यादा आकर्षित कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी भी किस में से ज्यादा देनी पड़ेगी, s में से भी। इसीलिए किसके लिए ज्यादा होगा, प्रथम आयन विभव का मान बेरिलियम के लिए ज्यादा होगा। इसको लिखो, फिर अपन बात करते हैं अगला कारक, ठीक है। आई होप आपको ये बेहतर लगा होगा। ये याद रखना, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऑर्डर आ जाता है कि भैया आप ऑर्डर लिखें, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो आप क्या लिखते भैया, सबसे कम लिथियम के लिए, फिर बेरिलियम के लिए, फिर बोरॉन, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो आकार कम हो रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ ऑर्डर ये आएगा क्योंकि बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए लिखो इसको, फिर अपन आगे बात करते हैं अगला फैक्टर अफेक्टिंग, लिखो इसको, ठीक है। अब देखो अगला कारक, 5th नंबर, लास्ट। इतना सफिशियंट होगा आप लोगों के लिए। अगर इस तरीके से आप करके आते हैं ना, आपको बटे के बटे नंबर मिलेंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप प्रॉपर लेक्चर्स को देख रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं, अजय अकेडमी को फॉलो कर रहे हैं, आपको जो टॉपिक हमने पढ़ा दी कहीं पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल इस बात को मैं आपको गारंटाइज करता हूं, आप पढ़ के देख लेना कहीं पे भी। देखो अगला, देखो 5th, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व, हिंदी मीडियम में लिख लेंगे। अगला कारक है अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व भी प्रभावित करता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। इतनी तो इंग्लिश हमको आनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 12th पास करके आए हम लोग, हमको पता है कि अर्धपूरित, बताया अच्छे से कैसे स्टेबल होते हैं, अर्धपूरित व पूर्णपूरित विन्यास, पूर्णपूरित विन्यास है कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। इसीलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर स्थायी होंगे तो कैसी एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ठीक है, और वो ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आयन विभव। इसीलिए मैं बात करूंगा कि आप डिब्बे में क्या लिखेंगे, तो मैं बोलूंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ और फुलफिल्ड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। ठीक है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायी तो आयनन विभव के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा स्थायी है तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा स्थायी है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल बोलूं मैं, यही कारण है कि एग्जाम्पल में आप लिखेंगे यही कारण है कि नाइट्रोजन के प्रथम आयन विभव, जिसको अपन क्या बोलेंगे, आईपी फर्स्ट का मान ऑक्सीजन के प्रथम आयन विभव, या पूरा लिखेंगे आप तो आईपी फर्स्ट से ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा, तो देखो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका कितना होता है, 8 होता है। लिखने का तरीका वही 1s2 2s2 2p3, शर्मा प्रसाद, तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है, यही होगा। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1s2 को आप क्या लिख सकते हैं, हीलियम भी लिख सकते हैं, हीलियम का 1s2 होता है, तो ये भी सही है। और इसका आप क्या लिखेंगे, वही, केवल एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा 2p4, तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही देखना है हमको, क्योंकि उसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना है बाह्यतम कोश में से ही। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी 2p है और यहाँ पे भी 2p है, लेकिन यहाँ क्या है 2p3 और यहाँ क्या है 2p4। मुझे पता है कि 2p3 एक कैसा विन्यास है, अर्धपूरित, आप इसको अच्छे से जानते हैं। और अर्धपूरित विन्यास कैसे होते हैं, स्थायी, जबकि ये अर्धपूरित नहीं है और पूर्णपूरित भी नहीं है। 2p3 का मतलब मुझे पता है कि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है 3। अब चाहे 2p4 हो चाहे 2p3 हो, ऑर्बिटल तो 3 ही होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो आप इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरेंगे, एक एक, इसमें भी पहले एक एक भरेंगे कि नहीं भरेंगे, भरेंगे तो एक एक ही भरेंगे, एक एक ही भरेंगे कि नहीं भरेंगे, है ना। तो एक एक भरेंगे, लेकिन 2p4 है तो एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे कि नहीं भर देंगे। तो देखो इसमें सब इलेक्ट्रॉन एक एक भरे हैं, तो ये विन्यास p3, क्योंकि p में देखता हूं कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, और p का 6 का आधा 3, तो ये अर्धपूरित विन्यास। और अर्धपूरित विन्यास कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें से एनर्जी की कैसी आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और अगर ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो आयन विभव के मान कैसे होंगे, ज्यादा। यही कारण है कि नाइट्रोजन के प्रथम आयन विभव के मान कैसे होते हैं, ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होता है। प्रथम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर मैं, ये प्रथम आयन विभव का मान है, अगर इसी में मैं बात करता द्वितीय आयन विभव की, कि द्वितीय आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसके लिए आयन विभव का मान ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये नाइट्रोजन था और ये ऑक्सीजन था। अब अगर प्रथम आयन विभव हो गया, दूसरा आयन विभव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तो ये लास्ट में जो आउटर सेल है 2p3, ये क्या हो जाएगा 2p2। द्वितीय आयन विभव की अगर हम बात करें, द्वितीय आयन विभव किसका ज्यादा होगा, IP सेकंड। IP सेकंड का मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा IP सेकंड होती है, मुझे पता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका तो ये तो 2p2 हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन क्या हो गया 2p3। ऑक्सीजन अब क्या होगा 2p3, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरे को निकाल रहे हैं, तो दूसरा अगर इसमें से निकालें और इसमें से निकालें, तो फिर आयन विभव का मान किसके लिए ज्यादा आएगा, तो वो आएगा ऑक्सीजन के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अब अर्धपूरित किसका हो गया 2p3। अब इसका मतलब p में 3, इसका मतलब p में अधिकतम 6 आते हैं, तो 2p3 आधा हाफ फील्ड अब किसके लिए हो गया, अब ऑक्सीजन के लिए हो गया अर्धपूरित। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसमें से ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन में से, ठीक है। इसीलिए प्रथम आयन विभव का मान तो किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का, जबकि द्वितीय आयन विभव किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का। क्योंकि जब प्रथम आयन विभव था तो इलेक्ट्रॉन अपन ने नाइट्रोजन के 2p3 में से निकाला था, लेकिन द्वितीय आयन विभव का मतलब सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तो जब निकल चुका 2p3 तो 2p2 रह जाएगा, और ये
2p3 रह जाएगा। तो अब अर्धपूरित किसके पास आ गया? फील्ड ऑक्सीजन के पास आ गया। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में से निकलेगा तो ऑक्सीजन के पास अब अर्धपूरित विन्यास है, इसके पास अर्धपूरित नहीं है, 2p2 रह गया। 3 होता तो अर्धपूरित होता। इसीलिए प्रथम आयन विभव के मान तो किसके लिए ज्यादा होते हैं? नाइट्रोजन के लिए। और द्वितीय आयन विभव के मान किसके ज्यादा होते हैं? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी, और बीएससी में भी आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को बड़ा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हमने सारे कारक कर लिए हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि आवर्त सारणी में मतलब आयन विभव में आवर्तता, मतलब आवर्त सारणी में आयन विभव कैसे परिवर्तित होता है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि आयन विभव में पीरियोडिसिटी समझाइए, आवर्तता समझाइए। मतलब आवर्तता का मतलब जो गुण आवर्त सारणी के अनुसार चेंज हो रहे हैं उनको आवर्तता बोलते हैं, आवर्त सारणी पर डिपेंड करते हैं। तो आयन विभव मतलब आवर्तता का मतलब यही है कि आयन विभव के मान आवर्त सारणी में वर्ग में कैसे परिवर्तित होते हैं और आवर्त में उसमें पीरियड में कैसे परिवर्तित होते हैं। तो कभी बार क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि आवर्तता समझाइए आयन विभव में, तो अपन उसकी बात करेंगे। अपन ने बात कर ली आयन विभव और उसको प्रभावित करने वाले कारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया की। ठीक है, इसको लिखो, लिख लिया। अब देखो अगला। ठीक है, ये हमने सारे पढ़ लिए फैक्टर अफेक्टिंग, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको सारी लिखा दी है एग्जाम के लिए भी, और आगे जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे उसके लिए भी मेरी कॉपी बड़ी काम आने वाली है आपको। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए और उनको लिखिए। अब हम बात करते हैं आवर्तता, आवर्त सारणी में क्या चेंज होता है इनमें। ठीक है, देखो जैसे पूछ लेता है कभी कभार पीरियोडिसिटी इन आयन विभव। आयन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल में आवर्तता, आवर्तता को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिसिटी। कंफ्यूज नहीं होना, क्या है पीरियोडिसिटी? कुछ नहीं है कि आयन विभव का मान आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होता है, उसी को बोल रहे हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, आवर्तता या पीरियोडिसिटी। पहला देखो कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि वर्ग अपन खड़ी लाइनों को बोलते हैं आवर्त सारणी में, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये बात अपन 10 से। ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर आकार क्या करता है? आकार बढ़ता है, जिससे आयन विभवों के मान घटते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसमें कि जैसे क्षार धातु वर्ग होता है, एस ब्लॉक का पहला वर्ग, ली ना करो रब से फरियाद, क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु, बेटा मांगे कार स्कूटर, होता ना सेकंड क्षारीय मृदा धातु, एल के लिए अर्थ मेथल वाला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। ठीक है, क्षार धातु वर्ग में आयन विभव के मान घटते हैं ऊपर से नीचे जाने पर। मुझे पता क्षार धातु क्या होता है, चाहे तो आप इसको ऐसे बना लें कि बेटा मांगे कार स्कूटर स्ट्रोंसियम बाप रोए। ठीक है, ये होता है। मुझे पता है ऊपर से जा रहे हैं, ये वर्ग के एलिमेंट हैं। आप आवर्त सारणी को रख के बैठा कर आपके पास में बोल रहा हूँ, आपको चीजें बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो सब जगह किसके लिए होगा? बेरिलियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, कार्बन कैल्शियम के लिए, स्ट्रोंसियम, और फिर किसके लिए होगा? सबसे कम बेरियम के लिए। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्षार धातु पर ऐसे बना देता हूँ, जगह मेरी कम गिरेगी। एक्चुअल में है तो ये ऐसे ही। ठीक है, जैसे क्षार धातु बेरिलियम, बेटा मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रोंसियम, बाप रो बेरियम। ठीक है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है अगला वाला है ना, रेडियम वाला। तो मुझे पता है कि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ेगा तो आईपी के मान क्या हो जाएंगे? कम। तो ये आईपी का ऑर्डर है। ठीक है, ये आईपी का ऑर्डर है। ठीक है, आईपी। इसमें बात करूं सेकंड कि पीरियड का मतलब आवर्त में
जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है, घटता है, आकार घटता है, तो घटता है जिससे आयनन विभवों के मान लगातार क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। आप आवर्त सारणी का जो होता है डायग्राम, उसको लेके बैठा करो, चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। जैसे एग्जांपल लिखता मैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोन। ये आवर्त के एलिमेंट है, सेकंड आवर्त के एलिमेंट है। कैसे पहचाना? सेकंड आवर्त के एलिमेंट है क्योंकि पहली अक्रिय गैस कौन होती है, हीलियम, तो एक आवर्त खत्म हो गया, उसके बाद ही आ रहे हैं। देखो परमाणु क्रमांक यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 9, तो जितने नंबर की अक्रिय गैस खत्म होगी उससे आगे जो तत्व आते हैं अगली अक्रिय गैस तक, जैसे नियॉन तक, तो वो उस आवर्त के होते हैं। तो पहली अक्रिय गैस खत्म होगी हीलियम, तो अगला आवर्त कौन सा चालू होगा, क्योंकि अंतिम तत्व होते हैं आवर्त हो गए, ऐसी लाइनें पीरियड कहलाती हैं, और अंतिम एलिमेंट अक्रिय गैस ही है। ठीक है, तो दूसरा आवर्त के तत्व 3 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10 पे फिर कौन आ जाती है, नियॉन, तो उसके बाद जो तत्व आएंगे वो तीसरे आवर्त के होंगे। तो ये सारे दूसरे आवर्त के एलिमेंट है। तो लगातार मान क्या होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आकार लगातार क्या होता है, घटता है, और अगर आकार लगातार घटता है तो आयन विभव के मान लगातार क्रम में क्या होने चाहिए, आईपी के मान लगातार क्रम में क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे पता है कि यहां लोचा हो जाता है। यहां बेरिलियम बोरॉन में कौन प्रभावित करता है, अर्धपूरित विन्यास। मुझे पता है कि बेरिलियम का कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, अर्धपूरित विन्यास। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का। अगर प्रथम आयन विभव की हम लोग बात कर रहे हैं, आईपी फर्स्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कौन प्रभावित करता है, कक्षकों की नहीं, अर्धपूरी, यहां पर बात थी भेदन क्षमता की, बेरिलियम बोरॉन में बात थी भेदन क्षमता की। यहां इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलता है, 2s में से 2s2, और यहां किसमें से निकलता है 2p1 p में से। जबकि यहां क्या आती है, एन और ओ में, कि नाइट्रोजन के पास तो प्रथम आयन विभव में कैसा होता है 2p3, और यहाँ कैसा होता है 2p4। जब पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो इसके लिए ये हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड है। तो इसका रीजन क्या था, अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित। इसलिए ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। और आपको दिख रहा है कि मैं थोड़ा दिखाने के लिए इस कैमरे को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा। तो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो दिख रहा है ना आपको। तो एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा कि लिथियम चलो सबसे कम हो गया, उसके बाद फिर कौन आएगा, बोरॉन, और बोरॉन से ज्यादा कौन आएगा, बेरिलियम। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, बेरिलियम आएगा। बेरिलियम के बाद कौन आएगा, कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन नहीं आएगा, कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का, प्रथम आयन विभव की बात करें तो। और उसके बाद किसका होगा, फ्लोरीन का। तो ये एकदम सही है। ठीक है, तो आप जब आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा क्या है, देख लो, कोई बात नहीं, केवल मैंने 2 ही चीज तो चेंज की, अब देख लो, दिख रहा है ना, आप तो दिख रहा है आपको। ठीक है, देख लो अच्छे से, है ना। तो 2 ही चीज चेंज हुई है, केवल कौन चेंज हुआ है, एक तो चेंज हुआ है ये बेरिलियम बोरॉन वाला, और एक कौन चेंज हुआ है, भाइयों, एक चेंज हुआ है कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला। ठीक है, तो प्रथम आयन होगा, एग्जैक्ट ऑर्डर ये होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि आप इसमें आयन विभव में आवर्तता को समझाइए, तो आप ये 2 पॉइंट इसमें ऐड करेंगे ऐसे कैसे, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो दोनों पॉइंट आप ऐड कर देंगे, आपका जवाब एकदम सही होगा। ठीक है, इसको लिखो। फिर अपन बात करते हैं आयन विभव के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ आयन विभव। पूछ ले भाई देवे कि एप्लीकेशन ऑफ आयन विभव समझाइए, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आवर्तता का मतलब आवर्त सारणी में जो चेंज कैसे आता है आयन विभव में, उसके बारे में पूछता है, उसको आवर्तता या पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखो। फिर अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयन विभव, लिखो इसको, लिखा आपने। अब देखो अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयन विभव। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में मैं पूरा आयन विभव को खत्म ही कर रहा हूं। पूरा आयन विभव क्या है, प्रभावित करने वाले कारक, आवर्त सारणी में कैसे चेंज होते हैं, पीरियोडिसिटी, और इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला, प्रथम आयन विभव किसका ज्यादा होगा, द्वितीय आयन विभव किसका ज्यादा होगा, सेकंड आईपी, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ आयन विभव, अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग को अंग्रेजी में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ, हिंदी में डाल लेंगे
आयन विभव के अनुप्रयोग, इंग्लिश मीडियम डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयन विभव। पहले देखो नेचर ऑफ बॉन्ड, बंध की प्रकृति। नेचर ऑफ बॉन्ड, पहले तो बॉन्ड को समझो, उसके बाद अपन आयन विभव का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बंध जनरली दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक तो आयनिक बॉन्ड और एक सहसंयोजक बंध है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे NaCl है, NaCl, तो इसमें Na+ और Cl-, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो कैसा कहलाता है, आयनिक कहलाता है। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक धातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो सोडियम धातु होती है, इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है, अधातु को दे देती है। अधातु धातु के बीच में जो बंध बनता है वो आयनिक होता है। तो इसमें क्या होता है आयनिक बॉन्ड में, अपन आगे बात करेंगे, अपनी यूनिट यही अगली कोवेलेंट है, उससे पहले उसके बाद में है फिर आयनिक बॉन्ड। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड में। क्या होता है, कंप्लीट या पूर्ण स्थानांतरण होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड में। जैसे धातु से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले जाते हैं, अधातु पे चले जाते हैं, ठीक है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे मेरे पास होता है Cl2, सो Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं को समान अधिकार होता है। इस तरीके से अपन कोवेलेंट बॉन्ड को दर्शाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, आयनिक बॉन्ड में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। धातु से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले जाते हैं, अधातु पे चले जाते हैं। धातु धातु के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक होता है, और जो अधातु के बीच में होता है नॉन मेटल वो कोवेलेंट होता है। और इसमें कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयर मतलब साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है सहसंयोजक बंध। अब देखो इस पर आईपी का क्या इफेक्ट है, तो मुझे पता है, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा कि आईपी का मान बढ़ने पर आईपी का मान बढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि रिक्वायर एनर्जी है तो आयन विभव का मान बढ़ेगा। तो आयन विभव का मान कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी या कम, ज्यादा की। तो इसका मतलब आयन विभव का मान बढ़ेगा, मतलब रिक्वायर एनर्जी है, तो इसका मतलब आयन विभव का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब नाभिक का अट्रैक्शन कैसा है, ज्यादा, क्योंकि आयन विभव का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कैसी चाहिए, ज्यादा चाहिए, रिक्वायर एनर्जी होती है। तो आयन विभव का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या मैं बोलूं कि आयन विभव का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है, अरे कैसी होती है, घटती है कि नहीं घटती है ना। क्या बोला मैंने कि आयन विभव के मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा उसके लिए तो आयन विभव का मान कम आएगा ना, क्योंकि रिक्वायर एनर्जी कम एनर्जी देनी पड़ी। और आयन विभव का मान ज्यादा चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा कैसी चाहिए, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, क्योंकि कम त्याग रहा है, सीधी सी बात है। तो आयन विभव का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। यही कारण है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनिक बंध के गुण घटते हैं तथा सहसंयोजक बंध के गुण बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं बाएं से दाएं जा रहा हूं तो आयनिक बॉन्ड का मतलब तो क्या होता है कि जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो Na आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे और किसको दे दे, Cl को, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में धातु अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है, अधातु को, या एक धनायन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ऋणायन को दे देता है, ठीक है। तो अगर
ये कम संभव है जब आयन विभव का मान कैसा हो, कम, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। तो अगर आसानी से निकल जाएगा तो आयन विभव के मान कम आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन बोला जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आईपी के मान बढ़ते हैं, मुझे बताया था भी जेड इफेक्ट बढ़ता है तो उसका आईपी के मान बढ़ते हैं बाएं से दाएं जाने पर। अगर आईपी के मान बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, कम। तभी तो आयन ऊर्जा का मान ज्यादा आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे रहा। आसानी से दे देता तो कम ऊर्जा पर देनी पड़ती। अब अगर आसानी से नहीं दे रहा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रोक रखा है, और अगर इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं दे रहा है तो मुझे बता दो आयनिक बॉन्ड की नेचर कैसी हो जाएगी, कम। क्योंकि जब आसानी से दे देगा तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। जब देगा ही नहीं तो इसका मतलब देगा नहीं, तो आयनिक बॉन्ड के गुण कैसे होंगे, कम होंगे। और किसके गुण ज्यादा होंगे, सहसंयोजक बंध के गुण। क्यों, क्योंकि अगर आयनिक बॉन्ड के गुण घटेंगे तो सहसंयोजक बंध के गुण कैसे होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि अगर देगा नहीं तो फिर वो क्या करेगा, साझा करेगा, और साझा करने से जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जो बंध बनते हैं सॉरी, वो क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। इसीलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है भाई, क्या होता है, उसके आयनिक बॉन्ड के गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे आपके लिए एक एग्जांपल होता कि मेरे पास दो एग्जांपल हैं, एक तो मेरे पास है LiCl और एक जी मेरे पास है MgCl2। या कोई एग्जांपल है, जैसे यहां तो बॉन्ड बना रखा है सोडियम ने, जैसे बना रखा है NaCl बना रखा है ना। मैं बोलूं एक तो मेरे पास है KCl और एक मेरे पास है CaCl2 या CaCl2। तो इसमें जो KCl बॉन्ड है आयनिक, क्योंकि धातु धातु, और इसमें जो CaCl2 बॉन्ड है, तो आयनिक गुण किसमें ज्यादा होंगे, इस वाले में ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये लेफ्ट में आता है और ये राइट में आता है, ठीक है। ये एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट है K, है ना, और इधर से इधर जा रहे हैं, कैल्शियम आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, इसका मतलब लेफ्ट साइड आता है। तो इसका मतलब आकार में क्या मतलब, मुझे पता है आयन विभव के मान किसके लिए ज्यादा होंगे, Ca के लिए, K के लिए, इसके लिए। और अगर आयन विभव के मान ज्यादा होंगे तो आयनिक बॉन्ड के गुण इसमें ज्यादा होंगे, जिसमें आयन विभव के मान ज्यादा है कि कम है, कम है। इसीलिए KCl इज मोर आयनिक देन ये, इसीलिए आयनिक कौन ज्यादा होगा, KCl ज्यादा आयनिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें K क्या है, लेफ्ट साइड आ रहा है और ये राइट साइड आ रहा है, थोड़ा सा इसकी तुलना में। ये फर्स्ट टेबर का है, बेटा उसमें लीना करो रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर। तो मुझे पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर कोवेलेंट बॉन्ड के गुण थोड़े से क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और आयनिक बॉन्ड के गुण क्या होते हैं, घटते हैं। तो किसमें ज्यादा होंगे, KCl में आयनिक नेचर कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अगला देखो, इसको लिख लो, चाहो तो आप सेकंड लिखो, अपचायक रिड्यूसिंग, अपचायक व ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो मैं बोलूंगा कि जो अपचायक गुण होते हैं, आप चाहें तो इसको लैंग्वेज की टर्म में लिख लें, लिखेंगे लैंग्वेज टर्म में। अपचायक जो गुण होते हैं वो IP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अपचायक पदार्थ रिड्यूसिंग रिएजेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब खुद का तो ऑक्सीकरण करते हैं और दूसरे का अपचयन करते हैं। अपचायक कौन है, जिनके नाम के साथ जो लग रहा है ना वो दूसरे का करते हैं। तो अपचायक दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन या अपचयन करेंगे। और अपचयन का मतलब किसी में इलेक्ट्रॉन जोड़ना, और इलेक्ट्रॉन कोई किसी में कब जोड़ेगा, जब खुद क्या करेगा, त्यागेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपचायक कौन है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, खुद का तो ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीकारक इसका जस्ट उल्टा होते हैं, ऑक्सीकारक जो खुद का अपचयन और दूसरे का ऑक्सीकरण। जो नाम के साथ लग रहा है, याद करने का तरीका, जो नाम के साथ लग रहा है वो दूसरे का करते हैं। तो अपचायक के नाम के साथ अपचयन लग रहा है, मतलब तो दूसरे का अपचयन और खुद का ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किनका कब होता है, किसी का, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आयन विभव के मान बढ़ने पर अपचायक गुणों में कमी आ जाती है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आयन विभव का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, कम। क्योंकि आयन विभव का मान कब ज्यादा आएगा, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दिया जा रहा। आसानी से दे देगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, तो आयन ऊर्जा का मान कैसा आएगा, कम। लेकिन आसानी से नहीं दे रहा, इसका मतलब आयन विभव का मान कैसा आएगा, ज्यादा, क्योंकि नाभिक ने उसको रोक रखा है। तो निकालने के लिए ऊर्जा कैसी पड़ रही है, देनी पड़ रही है ज्यादा। तो आयन विभव के मान अगर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागे जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दिए जाएंगे तो अपचायक गुण कैसे होंगे, कम। क्योंकि अपचायक तो वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे, इसीलिए अपचायक गुण कैसे होंगे, कम होंगे, ठीक है। और उल्टा हो जाएगा कौन सा, ऑक्सीकारक गुण। तो इसको आप लैंग्वेज की टर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इनको लिखो, ये सहसंयोजक है, ठीक है। सहसंयोजक बंध के गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। साफ से बोलता है किस में कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, CaCl2 CCl बॉन्ड में, KCl में। तो कोवेलेंट क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है इसका। और आयनिक किस में है, इसमें, जिसके लिए आयन विभव का मान कम आ रहा है, उनमें आयनिक गुण कैसे होंगे, आयनिक गुण ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आप एक चीज लिख सकते हैं यहां से कि आयनिक गुण
ऊपर वाले में अगर हम बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयन विभव, क्योंकि आयनिक गुण तभी ज्यादा होंगे जब आयन विभव कम है, क्योंकि आयनिक बंध तभी बनता है, या आयनिक बंध के गुण, आयनिक बंध के गुण आप लिख सकते हैं, आयनिक बंध के गुण, आयनिक बंध के गुण, कि भाई आयनिक बंध तभी बन सकता है जब कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे, तो जो दे देगा उस पर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक और धनायन ऋणायन के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन ही क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आप इसको लिखें। एक और देख लो, जैसे तीसरा, एक तो बंध की प्रकृति, किसमें देखो जिसमें आयन विभव के मान कम है उसमें आयनिक गुण ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागेगा तो फिर वो साझा करेगा, तो सहसंयोजक गुण ज्यादा। यही कारण है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। इसीलिए जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो सहसंयोजक बंध ज्यादा बनाते हैं, और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो इस तरफ आ रहे हैं वो आयनिक बंध ज्यादा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आयन विभव वो कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि आकार बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे तो धनायन बना देंगे, और जिसको दे देंगे वो ऋणायन बन जाएगा, तो धनायन ऋणायन के बीच में लगने वाला आकर्षण ही क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और जब आसानी से नहीं त्यागेंगे तो उसमें कैसे गुण आएंगे, सहसंयोजक। इसीलिए पी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि वो लेफ्ट साइड आते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड वालों के आयन विभव कैसे होंगे, कम, क्योंकि आकार बड़ा। तीसरा देखो एप्लीकेशन में, अगर मैं बात करूं धात्विक और अधात्विक नेचर की, तीसरा, तीन ही देख लो बहुत सफिशिएंट होंगे। तीसरा देखो एप्लीकेशन में मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण, अगर हम धातुओं की बात करें तो क्या होती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, धातुएं वे पदार्थ होती हैं, वे पदार्थ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। ठीक है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धनायन बनाती। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं उनमें धात्विक गुण कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसीलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयन विभव बढ़ता है आयन विभव, ये बात हम 25 बार कर चुके हैं। आयन विभव के मान बढ़ते हैं, या आयन विभव बढ़ता है क्योंकि आकार घटता है, और अगर आकार घटेगा तो नाभिक आकर्षण ज्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, कम। आयन विभव के मान बढ़ते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, घटती है। अर्थात, और अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी तो धातुएं कौन होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, अर्थात धात्विक गुण घट जाते हैं। ठीक है, धात्विक गुण घट जाते हैं। और अगर यही बात मैं करता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मुझे पता है कि आयन विभवों के मान क्या होते हैं, घटते हैं, क्योंकि आकार बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। और अगर आकार बढ़ेगा तो नाभिक का भाजन कोष के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, कम, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो वर्ग में ऊपर से जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जबकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कैसे हो जाते हैं, कम, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आयन विभवों के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और अगर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो आसानी से नहीं निकलेंगे, तो धात्विक गुण कैसे हो जाएंगे, कम, क्योंकि धातुएं वो होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। तो आप कैसे लिखेंगे इसको एग्जाम्पल के रूप में, ग्रुप में कैसे लिखेंगे, ग्रुप का मतलब क्या होता है, वर्ग। वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं ऐसे लिखेंगे आप, बिल्कुल बाकायदा नीचे जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि आयन विभवों के मान क्या होते हैं, कम। ऐसा क्या होता है, क्योंकि साइज क्या होता है, बढ़ता है, और साइज और आयन विभव एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर आयन विभव के मान कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर दिए जाएंगे, त्याग दिए जाएंगे। तो धात्विक गुण कैसे होंगे, धात्विक गुण कैसे होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है,
लेकिन अगर यही बात मैं करता किसमें, आवर्त में या पीरियड में, आवर्त में, इन आवर्त, तो मुझे बताया कि आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर मुझे पता है कि साइज क्या होता है, कम होता है, और अगर साइज कम होता है तो आयन विभवों के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और अगर मैं धात्विक गुणों की और आयन विभवों की बात करूं तो एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा आयन विभव होगा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब धात्विक गुण कैसे हो जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यही कारण है कि आवर्त सारणी में बाईं तरफ तो ज्यादातर सारी की सारी धातुएं पाई जाती हैं और दाईं तरफ ज्यादातर कौन पाई जाती हैं, अधातुएं। पी ब्लॉक में ज्यादातर सब अधातु हैं। अपन जब आगे पढ़ेंगे पी ब्लॉक वगैरह तो वह बात करेंगे। तो पी ब्लॉक में अधातुओं को पाए जाने का कारण यही है कि उसमें जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके आयन विभवों के मान कैसे हैं, ज्यादा, क्योंकि दाईं ओर आ रहे हैं, साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसे हो जाती है, कम। तो अधात्विक गुण कैसे हो जाते हैं, कम। अधात्विक गुण ज्यादा और धात्विक गुण कैसे हो जाते हैं, कम। एस ब्लॉक के तत्वों का आकार सबसे बड़ा है क्योंकि वो बाईं ओर है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दिए जाते हैं। इसीलिए एस ब्लॉक के सारे तत्व कैसे होते हैं, धातु होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दे वो कौन है, धात्विक, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागे वो अधात्विक। इसीलिए धात्विक गुणों में कैसी आती है, कमी, और अधात्विक गुणों में कैसी होती है, वृद्धि। इसीलिए पी ब्लॉक में कोई ज्यादातर कैसी हैं, धातुएं हैं, और एस ब्लॉक में कैसी हैं, सब मैक्सिमम क्या है, सब धातुएं हैं। क्यों, क्योंकि उनके आयन विभवों के मान कैसे हैं, कम, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वो क्या कर देती हैं, त्याग देती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देती हैं। अगर मैं बात करूं, इसको लिख लो आप, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे आयन विभव के अनुप्रयोग हो गए हैं। ठीक है, लिखो इसको। ये हमारा यहां तक कंप्लीट आयन विभव। मैं एक दो चीज बताता हूं वैसे ही आपके ज्ञान के लिए, जो लेक्चर पूरा देखते हैं बच्चे, वास्तव में पढ़ते हैं, तो एग्जाम में जैसे कभी प्रतियोगी परीक्षा दें, एक दो चीज में वैसे ही बता देता हूं। ये यहां तक आपको लिखना है अनुप्रयोग में। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है। अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक का जो सेकेंडरी वर्ग होता है ना, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और पी ब्लॉक का एक वर्ग होता है वर्ग संख्या 13, और ये होती है एस ब्लॉक का सेकेंडरी वर्ग बोलते हैं इसको, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, सेकेंडरी वर्ग बोलते हैं। ये होता है बलगा, इंटल, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, ये होता है। तो मैं बताऊंगा कि मुझे पता है कि इनमें अगर मैं लिखूंगा तो सेकेंडरी वर्ग, इसमें तो आउटर सेल में सब में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, इसमें 2 आते हैं। ठीक है, S2, जबकि ये जिस तरह बोरॉन में आएगा ना, जैसे अपन बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p1। तो वर्ग इसी आधार पर डिसाइड किए जाते हैं कि जिनके आउटर सेल में सेम इलेक्ट्रॉन हो वो एक ही वर्ग के एलिमेंट होते हैं। तो सबके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, p में आएगा। यहाँ 3p1 हो जाएगा, यहाँ 4p1 हो जाएगा, यहाँ 5p1 हो जाएगा। कोई वर्ग के एलिमेंट इसीलिए एक वर्ग में रखे जाते हैं कि उनके आउटर सेल में सेम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सब में S2, जैसे इसका बेरिलियम का अपन क्या लिखते, 1s2, 2s2, तो यहाँ क्या लिख देते, 3s2 आएगा। अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेके देखोगे तो यही आएगा आउटर सेल में, 4s2 आएगा, 5s2 आएगा और 6s2 आएगा। ठीक है, एक ही वर्ग के एलिमेंट, वर्ग इन्हीं को बोलते हैं, खड़ी लाइनों को, एक ही वर्ग के एलिमेंट तभी होंगे जब उनका आउटर सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, समान। तो जो यहाँ है बस केवल n का मान चेंज होता है, क्योंकि बुक्स क्वांटम संख्या चेंज होगी, क्योंकि कोष बदलेगा, क्योंकि आवर्त बदलेगा। पहले आवर्त में क्योंकि हीलियम के बाद आएगा वो दूसरे आवर्त के, नियॉन के बाद आएंगे वो तीसरे आवर्त के, आर्गन के बाद आएंगे वो चौथे आवर्त के। तो इसीलिए तो मैं क्या बोलूंगा कि जो सेकेंडरी वर्ग है, जिसको अपन क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु या एल्कली अर्थ मेटल, मृदा धातु के तत्वों के प्रथम आयन विभव के मान, आयन विभवों के मान वर्ग संख्या 13 बोरॉन फैमिली की तुलना में कैसे होते हैं, ज्यादा। इसका रीजन अपन ने बताया था, जैसे अपन ने 2 एग्जांपल लिए थे बेरिलियम और बोरॉन का। क्या बताया था, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, भेदन क्षमता। जबकि होने तो किसके चाहिए थे, इनके ज्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है तो आयन विभवों के मान बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ कौन प्रभावित करती है, भेदन क्षमता। और किसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, एस की किसकी तुलना में, पी की तुलना में। इसीलिए अगर हम बात करें बेरिलियम बोरॉन तो किसके ज्यादा होंगे, बेरिलियम के। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात करें तो किसके ज्यादा होंगे, एल्यूमिनियम की। अगर हम कैल्शियम और गैलियम की बात करें, और ये आएगा इंडियम और नीचे आएगा थैलियम, तो किसके ज्यादा होंगे, गैलियम के। कैल्शियम के ज्यादा होंगे। स्ट्रोंशियम और इंडियम की बात करें तो स्ट्रोंशियम के। बेरियम और इसकी थैलियम की बात करें तो इसके। क्यों, क्योंकि सब में इसमें से इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, ठीक है, इन दोनों को, जैसे इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को कर रहे हैं, इन दोनों को कर रहे हैं, तो किसके ज्यादा होंगे, एस ब्लॉक वालों के कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भेदन क्षमता एस की ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा। क्योंकि भेदन क्षमता का मतलब ही क्या है,
नाभिक का उस कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन कैसा, ज्यादा। ठीक है, तो सेकेंडरी वर्गों के तत्वों के आयन विभव, उसके आयन विभवों के मान वर्ग संख्या 13 के तत्वों की तुलना में कैसे होते हैं, ज्यादा। जबकि ज्यादा तो वैसे किसके होने चाहिए थे, वर्ग संख्या 13। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली, वर्ग संख्या 15 अगर आप देखेंगे 15 पी ब्लॉक में, तो वो नाइट्रोजन फैमिली है। नाना, पाटेकर, असरानी, सब भिखारी। और ऑक्सीजन फैमिली होती है वर्ग संख्या 16। ठीक है, आवर्त सारणी को देखो, 16 वर्ग संख्या पी ब्लॉक में होगा ऑक्सीजन। ओम, सपना, से, तेरी पूजा। ठीक है, ये मुझे पता है कि एक ही वर्ग के एलिमेंट जब होते हैं जब उनके आउटर सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बस केवल n का मान चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, तो ये भी क्या होगा 3p3, सब में क्या आएगा p3 आएगा, इसमें भी p3, इसमें भी p3, इसमें भी p3, इसमें भी p3। ठीक है, तभी एक ही वर्ग के एलिमेंट ही तभी होते हैं, एक वर्ग के एलिमेंट एक वर्ग में तभी आते हैं जब आउटर सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं तो आउटर सेल में वही ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, तो इसका भी क्या होगा, लास्ट में p4 ही होगा, केवल 3p4 हो जाएगा। इसका भी p4 ही होगा, इसका भी p4 होगा, क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट तभी होते हैं जब आउटर सेल में सेम इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। तो मैं बोलूंगा कि वर्ग संख्या 15 के तत्वों के प्रथम आयन विभवों के मान वर्ग संख्या 16 के तत्वों की तुलना में कैसे होते हैं, ज्यादा। प्रथम आयन विभव, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कैसा विन्यास होता है, अर्धपूरित, अपन ने बात की थी नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, और इसमें कैसा होता है, अर्धपूरित नहीं होता है। मुझे पता है अर्धपूरित विन्यास ज्यादा स्थायी होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हायर एनर्जी देनी पड़ती है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो इसका, फास्फोरस सल्फर में करें तो फास्फोरस का, आर्सेनिक सेलेनियम में करें तो इसका, एंटीमनी और टेलुरियम में करें एसबी होता है एंटीमनी। ठीक है, और बिस्मिथ में और पोलोनियम में करें तो बिस्मिथ का, क्योंकि इसमें क्या होगा, सब में p3 होगा और इसमें क्या होगा, सॉरी इसमें क्या होगा p4। लेकिन अगर ये सेकंड आईपी की बात करता, आईपी सेकंड द्वितीय आयन विभव की बात करता, तो फिर किसका ज्यादा हो जाता, उल्टे हो जाते सारे के सारे। क्यों, क्योंकि द्वितीय आयन विभव का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो इनके में क्या हो जाते, सब में p2 2p2, जैसे नाइट्रोजन में हो जाता है, इसमें 3p2, और ये क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका तो 2p3, यहाँ क्या हो जाता p3 हो जाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि द्वितीय आयन विभव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा तो 2p2 या p2 और ये p3, तो अब अर्धपूरित कौन हो जाता, ऑक्सीजन वाली फैमिली का। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो वर्ग संख्या 15 के तत्वों के प्रथम आयन विभव के मान वर्ग संख्या 16 के तत्वों की तुलना में कैसे होते हैं, ज्यादा, प्रथम आयन विभव के। लेकिन हम द्वितीय की बात करते तो द्वितीय में क्या होता है कि द्वितीय आयन विभव के मान वर्ग संख्या 16 के ज्यादा होते हैं 15 के तत्वों की तुलना में। क्यों, क्योंकि द्वितीय आयन विभव में कौन अर्ध हाफिल हो जाता है, फिर ऑक्सीजन फैमिली के हाफिल हो जाती है, क्योंकि p3 आ जाता है। ठीक है, तो ये था सारा का सारा आयन विभव, बहुत ही बढ़िया। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से आप नोट्स खुद बनाइए। आयन विभव क्या होता है, प्रथम आयन विभव का मान कम, द्वितीय का ज्यादा, तृतीय का और ज्यादा। फिर हमने बात की थी आयन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें जेड इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव और भेदन क्षमता, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। उसके बाद हमने बात की थी आयन विभवों की एप्लीकेशन क्या क्या है और उनके कुछ अपवाद हमने यहाँ देखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखते रहिए, अजय अकेडमी को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।